गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए हमारा साइंस ना हमारे इर्द गिर्द से ही है। जैसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को कैसे प्रोडक्ट करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे एनवायरनमेंट से हमारी लाइफ से ही रिलेटेड हैं सारे चैप्टर। फिर उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा, फिर कंबस्शन एंड फ्लेम पढ़ा। उसके बाद हमने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा कंजर्व कैसे करें प्लांट्स और एनिमल्स को। फिर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा पूरे एनिमल्स में, ह्यूमन्स बींग्स में और क्या कहते हैं प्लांट्स में। उसके अलावा अब हम पूरी बॉडी के बारे में देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं धीरे धीरे जब हम बढ़ते हैं एडल्ट, जब हम टीनेजर से एडल्ट की ओर बढ़ते हैं तब। तो सारे के सारे चैप्टर हमारे एनवायरनमेंट से हमसे ही रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो बच्चा AMU JMI की तैयारी कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 9th क्लास की, उसमें 8th क्लास की सारी NCERT आती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लासेस हैं। चैप्टर डीपली पढ़ाया गया एक्सप्लेनेशन के साथ। 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, एक में चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दूसरे में आपको जो है शॉर्ट रिवीजन मिलेगा, क्विक रिवीजन, और फिर एक MCQ प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जाके आराम से देख सकते हैं। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको क्लासेस अवेलेबल करी जा रही हैं। और जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है UP टेट, C-टेट, सुपर टेट वगैरह की 1st to 10th लेवल का यहाँ आता है, 6th 7th 8th की जहाँ NCERT आती हैं, वो भी आराम से एंजॉय कर सकता है। और जो स्कूल में एकेडमी पढ़ रहा है उसके लिए तो ये क्लास है ही। तो बस आप जैसे शेयर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक टीचर हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, तो बस उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। आपसे ही मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचा दें जिनको इन वीडियोज़ की बाकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। साइंस क्लास 8 का चैप्टर 7 में हम देखेंगे एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कंपटीशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी तरफ से 100% दें, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं होनी चाहिए कि ये ना रहे कि हमने ये नहीं किया था। चेंजेस एट प्यूबर्टी, इंक्रीज हाइट का बढ़ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रोल ऑफ हार्मोन्स क्या रहता है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है ह्यूमन लाइफ्स की, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, कैसे पता लगाते हैं, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन के बाद हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स क्या होता है हमारी बॉडी में, हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट फ्रॉक के बारे में देखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोरावस्था और यौवन क्या होता है देखते हैं। पहला आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होता क्या है पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। एडोलेसेंस का मतलब ये होता है जब हम धीरे धीरे बेबी से धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो एक एज आती है हमारी टीनेज की, जिसमें जो है 13 एज में जैसे हम आते हैं, 13 साल के जैसे हम होते हैं, तभी से हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब तो जो है जल्दी ही फूड ऐसा हम लोग खा रहे हैं, खान पान हमारा ऐसा है कि वो जल्दी भी देखने को मिल जाती है, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो जो है धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और हमें रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर देते हैं। जब हमारी बॉडी पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, तो उसी स्टेज को, उसी लाइफ पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस। अच्छा, पूरी बॉडीज़ में जो चेंज आ रहे हैं वो हो गया एडोलेसेंस, लेकिन पर्टिकुलरली किसी भी ऑर्गन्स में या पर्टिकुलरली किसी भी पार्ट में हमारे में चेंज आ रहा है उसे हम कहेंगे प्यूबर्टी। दोनों में अंतर है। एडोलेसेंस माने पूरी बॉडी में चेंजेस होना, टीनेज में यानी 13 ईयर में, जैसे हम टीनेजर्स बोलते हैं, इसलिए हमें 13 से लेके 18 तक, कभी कभी 20 तक भी जो वो चीज़ चली जाती है, तो उसे कहेंगे एडोलेसेंस। जो भी हमारे अंदर चेंज होता है, जैसे दाढ़ी मूछ आना, ठीक है, हमारी आवाज़ का बदलना, धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी हाइट का इंक्रीज़ होना, हमारे हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना, धीरे धीरे हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है हमारी बॉडी, तो उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस। और किसी पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट में, ऑर्गन्स में धीरे धीरे चेंज होना, उसे हम कहेंगे प्यूबर्टी। दोनों में यही अंतर था। आगे देखते हैं। देखिए भगवान करे आपका रिटर्न में नंबर आए, इंटरव्यू में भी आप क्लियर हों। मेरे अगर स्टडी मटेरियल आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके द्वारा अगर आपका नंबर आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट किया कीजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे पढ़ाया हुआ किसी का काम आ रहा है। और जो नियर बाई मेरे रह रहे हैं अलीगढ़ में, वो मुझसे मिलने भी आ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, वो लाइफ का वो पीरियड जिसमें बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है हमें, ठीक है। एडोलेसेंस कहते हैं ना, बच्चा बड़ा हो गया है, सब चीज़ समझने लग गया है, सोचने लग गया है, तो वो चीज़ जो होती है वो पीरियड होता है। एडोलेसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18-19 तक वो चीज़ जाती है। ईयर्स ऑफ द एज, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेज फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट, जिसमें चाइल्ड से धीरे धीरे बच्चा एडल्ट की ओर बढ़ता है। हिंदी में भी है। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है, द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल, जो कि बॉडी पूरी तरह से कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने में। कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया है तो इसकी शादी कर दो।
इज नोन एज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंस रीचेज द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। 11 to 16 ईयर के बीच में प्यूबर्टी आपको देखने को मिलती है, बॉयज़ में देखने को मिलती है और गर्ल्स में जो है 10 to 15 ईयर्स में देखने को मिलती है। हाउएवर इट मे वेरी, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के, उसकी बॉडी हेल्थ के हिसाब से। जैसे हाइट बढ़ना, आपने सुना भी होगा, अरे 18 साल तक हाइट बढ़ती है उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो क्या होता है, प्यूबर्टी एक एज होती है जिस टाइम तक जो चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है एक आपसे, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी गोज थ्रू चेंज, फिजिकल और हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारे यहाँ हमारे बॉडी के अंदर, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी एक फिजिकल और इमोशनल चेंज होता है जो कि धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे फेशियल हेयर आ जाते हैं, हमारी दाढ़ी मूंछ आ जाती है। बॉयज़ जो डीपर्स हो जाती है, स्पर्म प्रोड्यूस होने लग जाता है, हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, कॉज्ड बाय द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चेंजेस इन फीमेल्स में देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है, हिप्स विडन हो जाते हैं, बिगिन मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, और हार्मोन्स जो है उनका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनने लग जाते हैं। तो ये सारी जो है चेंजेस होती हैं प्यूबर्टी में, पर्टिकुलरली किसी हार्मोन्स का या किसी बॉडी स्ट्रक्चर का, बॉडी ऑर्गन का चेंज होना प्यूबर्टी, और एडोलेसेंस पूरी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है इंक्रीज इन हाइट, ऊंचाई हमारी जो बढ़ना। द मोस्ट कंस्पिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट, सबसे ज़्यादा ये देखी जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, हमारी जो बोन्स होती हैं, डेट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स हो गई, लेग्स की हड्डियाँ हो गई, इलोंगेट होती हैं, और धीरे धीरे इंसान क्या है उस अपनी हाइट पकड़ता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, हर एक में हाइट अलग अलग जो है बढ़ती है। पेरेंट्स की भी होती है, जेनेटिकल भी होती है, कुछ जितनी पेरेंट्स की हाइट है कभी कभी उतनी बढ़ती है। तो हाइट बढ़ना जेनेटिकल भी होता है, किसी की बढ़ती है, किसी की बहुत बढ़ जाती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, हर बॉडी का पार्ट जो है एक साथ सारा ग्रो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल द आर्म्स एंड लेग्स ऑफन ग्रो फास्टर, किसी के हाथ पैर जल्दी बढ़ जाते हैं। अदर पार्ट धीरे धीरे इम्प्रूव डेवलप होता है, मेकिंग देम अपीयर ओवरराइज्ड एंड ओवरकट। हाउएवर दिस इज टेम्पररी एंड सून द बॉडी रिगेन्स इट्स नॉर्मल पोजीशन, फिर जब जो ग्रोथ हो जाती है फिर नॉर्मल प्रोपोर्शन में आ जाता है हमारी बॉडी है। वाइल द फाइनल हाइट एन इंडिविजुअल अटेन इज प्राइमरली कंट्रोल बाय जीन्स, हार्मोन्स कंट्रोल हाउ द हाइट इंक्रीजेज। इट इज इन द इम्पॉर्टेंट बॉडी गेट्स द करेक्ट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एडोलेसेंस के दौरान, इसी कहते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, इस टाइम हमें बच्चों को अच्छी तरह से खिलाई पिलाई करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि वो सारी लाइफ पूरी काम आने वाली है। इस टाइम अगर बच्चे की देखरेख अच्छी हो जाए, खान पान अच्छा हो जाए, उसका मेंटली डेवलपमेंट अच्छा हो जाए, तो बच्चा फिर अच्छा ही जो है ग्रो करता है। चेंज इन बॉडी शेप में भी चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दौरान। इन बॉयज़ में जो शोल्डर होते हैं बिकम बॉर्डर हो जाते हैं, एंड चेस्ट बिकम वाइडर, और चेस्ट जो होता है थोड़ा वाइडर हो जाता है। द मसल्स ग्रो मोर देन इन गर्ल्स, मसल जो है लड़कियों में ज़्यादा जो है देखने को मिलती हैं बढ़ती हुई, करती हुई। इन गर्ल्स पेल्विक रीजन जो होता है विडन बिलो द बेस्ट, हिप ब्रॉडन हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, इंक्रीज इन साइज हो जाता है। मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क सीक्रेशन ग्लैंड जो है तैयार हो जाती हैं, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर इन बोथ सेक्सेस, दोनों ही मेल और फीमेल्स में हेयर स्टार्ट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इन द आर्मपिट्स, बगलों में, प्यूबिक एरिया में, रीजन बिहाइंड द थाई। इन बॉयज़ फेशियल एरिया, प्राइवेट पार्ट वगैरह में, यहाँ पे भी आपको हेयर देखने को मिलेंगे। ब्रेस्ट है, मोस्टेज वगैरह, ये सब डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे कि आपको इमेजेस में भी दिख रहा होगा। बहुत सारी जगह पे फीमेल्स में और मेल्स में जो है हेयर ग्रो होने लग जाते हैं। फिर आता है बॉयज़ चेंज, ये भी जो है प्यूबर्टी में देखने को मिलेगा आपको। एट प्यूबर्टी द बॉयज़ बॉक्स जो होता है, हमारे जो लैरिंग्स होती हैं, हमारे जो बॉयज़ बॉक्स होता है इसे लैरिंग्स कहते हैं, बिगिन्स टू ग्रो। द ग्रोइंग बॉक्स, अब देखते हैं कि अब 8-10 साल के बच्चे से आप बात करिए, लेकिन अगर 4-5 साल बाद उससे मिलेंगे तो उसकी आवाज़ में चेंजेस हो जाता है। इट बिकम्स विगर इन बॉयज़ देन इन गर्ल्स, वो बॉयज़ में थोड़ा विगर हो जाता है गर्ल्स के मुताबिक। द ग्रोइंग बॉयज़ बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोड कॉल्ड एडम एपल। थ्रोड में जो है एडम एपल्स जो होता है, जैसे लैरिंग्स भी कहते हैं, वो जो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इन गर्ल्स में लैरिंग्स जो हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज की वजह से वो दिखता है, इसलिए जो है जनरली द गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस, इसलिए लड़कियों की जो हाई पिच होती है, वाइल बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस, उनकी गहरी आवाज़ होती है लड़कों की। इन एडोलेसेंट बॉयज़ एज द लैरिंग्स बिगिन्स टू ग्रो द बॉयज़ ऑफन क्रैक्स, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आवाज़ फिर फट भी जाती है, लैरिंग्स से ज़्यादा बढ़ने से आवाज़ फटी हुई होती है किसी इंसान की। समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग बॉयज़ वॉक्स गो आउट द कंट्रोल ऑफ द बॉयज़ बिकम्स हाउस
हाउएवर द स्टेज इज़ टेम्पररी एंड द बॉयज़ इज़ सून बैक टू द नॉर्मल। फिर कुछ दिन बाद वो ठीक भी हो जाती है। ये स्थिति अस्थायी और आवाज़ जल्दी सामान्य हो जाती है, कभी कभी हो जाता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्लास है, आप बस एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नॉलेज को जो है गेन करने की कोशिश कीजिए। फिर आपने देखा होगा इंक्रीज्ड इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, हमें जो पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है इस एज में आके। ड्यूरिंग प्यूबर्टी कहते हैं ना शरीर में गर्मी हो रही है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ऑयल ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड कौन सी होती हैं? जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज स्वेटिंग ऑफन रिजल्टिंग इन बॉडी ऑर्डर। द स्किन बिकम सॉइलर, स्किन जो है सॉइलर हो जाती है इन एज के दौरान। दिस ऑफन लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स, और इस एज में आपको पिंपल्स वगैरह भी ज़्यादा कील मुहासे जो होते हैं वो भी देखने को किसी किसी में मिलते हैं। प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, वो भी डेवलप देखते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आपको दे रखा है ब्रेस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट, इंक्रीज बॉडी हेयर और लिम्स, और प्यूबिक एरिया में जो ग्रोथ हो रही है, जेंटल डेवलपमेंट वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस हो गए, पेनिस हो गया, वो डेवलप होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू रिप्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस के द्वारा जो स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस, उसके द्वारा जो है डक्ट द्वारा जो क्या होता है स्पर्म बाहर आता है। इन गर्ल्स में ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं और मैच्योर्ड एग बनना शुरू हो जाते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाता है लड़कियों में, और ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग द मैच्योर एग। फिर रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी हमारे में आ जाती है। हम जो है अच्छा बुरा समझने लग जाते हैं, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसे समझने लग जाते हैं, हम जो है कोई गलत चीज़ें उसे समझने लग जाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें वो समझने लग जाते हैं, हम सोसाइटी में जो मिलते हैं बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जो है धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच बदलने लग जाती है। एडोलसेंस के द्वारा मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने आप को सेल्फ डिफेंड बनाएं। फिर आगे देखेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारे अंदर शुरू हो जाते हैं, हम जागरूक हो जाते हैं। दे टेंड एंड स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, धीरे धीरे जो हम अपने आप को टाइम देने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। इट्स ऑफन द टाइम्स इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम जितना ज़्यादा सीख जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें आगे वाले पूरे लाइफ में काम आने वाला है। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू एडजस्ट होना हम एडजस्ट होना सीख जाते हैं टू द चेंजेस इन द बॉडी, धीरे धीरे हमारे बॉडी और माइंड जो है एडजस्ट करना सीख लेती है। एडोलसेंट्स ऑफन फाइंड देमसेल्फ फीलिंग कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर एंड सेल्फ कॉन्शियस। दिस इज द नेचर ऑफ पार्ट ऑफ ग्रोइंग एंड एक्सपीरियंस्ड बाय एवरीवन, देयरफॉर देयर इज नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम इस एज में जो है सीख जाते हैं, जो कि हमारे पूरी लाइफ में काम आती है। देखिए डीपली नॉलेज लेते चलिए, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा किसी को नहीं पता, तो एमसीक्यू कहीं से भी बन जाए। अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, समझा हुआ है आपने अच्छी तरह से, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, आप एमसीक्यू देख के लगा देंगे ऑप्शन देख के। और अगर आपसे ओरली भी कोई पूछा जाए इंटरव्यू में, तब भी आप निकल जाएंगे। भगवान करे आपका नंबर आए, आप अपना नाम करें, अपने पेरेंट्स का नाम करें, और जो है अगर आपका नंबर आता है और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कीजिएगा। वैसे तो पूरी कोशिश कीजिए नंबर आए, और जो है मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा, मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके, मुझे अच्छा लगता है। फिर सेक्सुअल फीलिंग्स जो होती हैं वो हमारी जो धीरे धीरे क्या करने ग्रो करने लग जाती है। हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमें लड़का लड़की में इतना भेदभाव नहीं लगता है, कोई भी हमें कहीं भी हम लड़की के पास बैठ जाते हैं, बीच में बैठा देते हैं। अब स्कूल में हैं तो दो लड़कियों के बीच में आपको बैठा दे तो आपको शायद इतनी शर्म नहीं आएगी, आप लड़कियों से हम्बली बात कर सकते हैं, आपको इतना वो फील नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब आप डेवलप हो जाने लगते हैं तो हमें चेंजेस पता चल जाती है कि ये लड़का है, ये लड़की है, कि इनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, या एक क्या होता है एक लिमिट होती है, किस लिमिट में हम किससे बोलना चाहिए। सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, कॉजेज बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बिकम इंटरेस्टेड इन अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स के थ्रू हम जो है क्या होते हैं इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के थ्रू हम फील्स करने लग जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइज्ड एंड द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो सेकेंडरी हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल क्या क्या होते हैं, देखिए द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, ये आपको दिख रहा होगा इमेजेस में, आप देख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि टेस्टिस होता है मेल में, ओवरीज होता है फीमेल में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनमें से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म और फीमेल में
जो है ओवम, ओवा या मैच्योर्ड एग बोल सकते हैं। द फीचर डेट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर सेक्सुअल सेक्टर कैरेक्टर। वे लक्षण जो नर को मादा से अलग करने में मदद करते हैं उन्हें जो है माध्यमिक यौन लक्षण कहते हैं। जैसे हम पता चलता था कि हाँ हम लड़के हैं, ये लड़की है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन्स हो जाते हैं टू डेवलप एट प्यूबर्टी। बॉयज़ बिगिन टू डेवलप फेशियल हेयर डेट इज मोस्टेज बियर्ड एंड चेस्ट हेयर वगैरह, ये सबको देखने को मिलेंगे, छाती बाल वगैरह आना। बॉयज़ बिगिन टू इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, अंडर आर्म्स में भी, प्यूबिक रीजन में भी। ठीक है, करेंगे हम हार्मोन्स की कि हार्मोन्स क्या होते हैं। देखिए कुछ हमारे ग्लैंड होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन की तरह ही, जिसमें से जो है ग्लैंड जो है क्या कर, जिसमें जो क्या होता है हार्मोन जो है रिलीज़ होते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और किस ग्लैंड में से वो रिलीज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एक तरह से केमिकल सब्सटेंस समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा आता है, थूक होता है, वो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। तो इसी तरह से वो हार्मोन्स होता है, जैसे सलाइवा हो क्या हो गया हमारा हार्मोन हो गया एक तरह से, सलाइवरी ग्लैंड में से निकलता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए आपके एनसीईआरटी में एंडोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा दे रखा है, लेकिन एक और होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिसमें डक्ट टाइप जो है पाइप ट्यूब्स होते हैं जो कि डायरेक्टली काम करते हैं बिना ब्लड में जो है, बिना ब्लड को कंबाइन किए। लेकिन जो हमारे अब जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, वो ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें जो ग्लैंड्स जो होंगे हमारे वो हार्मोन्स सीक्रेट करेंगे, हार्मोन्स निकालेंगे, लेकिन वो जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड में कंबाइन होकर तब हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं और अपना वर्क करते हैं पूरा। तो ग्लैंड एक तरह से स्ट्रक्चर समझ सकते हो जिसमें से क्या होता है हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ट्यूब स्लाइस स्ट्रक्चर होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया इसका एग्जांपल है, जो डायरेक्टली हमारा लार जो है बाहर आ जाती है, थूक बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसे ही कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि स्ट्रक्चर टाइप होते हैं, जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन्स रिलीज जो होते हैं वो ब्लड में कंबाइन होते हैं, ब्लड में मिलते हैं और इसके थ्रू अपना वर्क करते हैं। जिसमें सबसे तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि मेल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन बिकम टू बी रिलीज, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं एट ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी के दौरान। दिस कॉजेज चेंज इन बॉयज लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, इसकी वजह से फेशियल हेयर आपको ग्रोथ दिखते हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल, जैसी गर्ल्स में भी प्यूबर्टी रीच होती है, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल्स हार्मोन, ओवरी में से फीमेल्स हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं या फिर ओएस्ट्रोजन कहते हैं, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, जिसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप होता है। मिल्क सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं ग्लैंड से या फिर मेमरी ग्लैंड में से, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। आफ्टर द बेबी बर्थ के बाद जो है मेमरी ग्लैंड वर्क करना शुरू कर देती है, मिल्क सीक्रेट होने शुरू हो जाता है। जैसे कि कुछ ग्लैंड हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ब्रेन के पास है, ठीक है। एक पेनिल ग्लैंड भी होता है जैसे हम तीसरी आँख कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हमें स्लीपिंग में हेल्प करता है, हमें कंट्रोल करता है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स होता है ब्रेन के पास, जो कि सब पूरे बॉडी को जो है सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। फिर थाइमस हो गया, पेनक्रियास ग्लैंड हो गया, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो कि ब्लड के साथ हार्मोन्स को कंबाइन करके अपना वर्क करते हैं। लेकिन एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर, एक ग्लैंड एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, जो कि डक्ट ट्यूब की तरह होते हैं, जिसमें ट्यूब में क्या होता है हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से हमारी सलाइवा रिलीज होती है। और बाकी हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे और इन सारे ग्लैंड को मिला के एक एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। The production of these hormones is under the control of another hormones secreted from endocrine glands called pituitary gland। ये सारे जो है ग्लैंड जो एक दूसरे से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो क्या होते हैं कंट्रोल में आते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल्स, हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम में से यूज़ करते हैं, सेंड मैसेज करते हैं ऑर्गन्स को, टिश्यू को थ्रू आउट द बॉडी, वंस रिलीज इनटू अ ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड में जो कंबाइन होकर घुल के दे जो है ट्रेवल करते हैं अपने टारगेट ऑर्गन पे और टिश्यू पे, विच हैज़ रिसेप्टर एंड ऑर्गेनाइज रिएक्ट टू द हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स को रिएक्ट करने में हेल्प करता है। रोल ऑफ हार्मोन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, सारी ग्लैंड आपको दिख रही हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन जो कि मास्टर ऑफ ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड होती है मैंने बताया, हाइपोथैलेमस, फिर पेनक्रियास है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इन सब के अलग अलग वर्क होते हैं, इनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग तरीके के, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प कराने में काम करते हैं, पूरा मिलकर ये एंडोक्राइन सिस्टम बनता है।
Role of hormone initiating reproduction function. The gland of endocrine system are located in various parts of the body. Hormones generally do not act the place where they are produced in the body. हाँ, यहाँ जिस ग्लैंड से हार्मोन्स बन रहा है जरूरी नहीं है वो वहीं रिएक्ट करे, कहीं और जाके वो रिएक्ट करता है। हार्मोन्स आमतौर पर शरीर में उस स्थान पर कार्य नहीं करते जहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं। दे आर टेकिंग, जैसे टेस्टीज जो काम, जैसे स्पर्म टेस्टीज बनते हैं तो रिलीज किसके थ्रू होते हैं? पेनिस के थ्रू। दे आर टेकन बाय ब्लड टू स्पेसिफिक पार्ट, जो जहाँ पे उसे जो है रिलीज होना चाहिए उस टारगेट करते हैं उस पार्ट को ग्लैंड, और जो ऑर्गन्स को जो है टारगेट करके वो रिलीज होते हैं। द टारगेट साइड रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स। दे आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, जैसे टेस्टिस हो गई, ओवरीज हो गई, जो कि सिक्योर करती है सेक्स हार्मोन्स को। दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। फॉर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड उसे जो कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स करती है बहुत सारे हार्मोन्स को, वन ऑफ विच, जिसमें से एक ओवा है मैच्योर्ड जो कि ओवरी में से निकलता है, और स्पर्म जो है टेस्टिस में से निकलता है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कंट्रोल बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस, टेस्टिस में से जो हार्मोन्स निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ओवरीज में से जो फीमेल में जो हार्मोन निकलता है उसे एस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। रिलीज इन द ब्लड, ब्लड में रिलीज करती है, और रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, टारगेट साइड पे वो रिलीज जो है होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ? ब्रेन के पास, लेकिन रिलीज कहाँ हो रहा है? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट प्यूबर्टी। अब बात आती है हमारी रिप्रोडक्शन फेज भी देखने को मिलते हैं लाइफ हमें हमारे ह्यूमंस के, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी आपको गर्ल्स में, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी, उसके बारे में पढ़ते हैं। 11 to 12 ईयर्स में जो है स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, सबसे पहले जो माहवारी आती है उसको हम जो है मेनार्ज कहते हैं। फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग चलती रहती है उसे मेंस्ट्रुअल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट पीरियड आता है, जो लास्ट जो है पीरियड साइकिल आती है उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से स्टेज हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर रिप्रोडक्टिव फेज आगे पढ़ेंगे हम। एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिकम टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब फीमेल में और मेल में टेस्टिस ओवरीज ग्रो हो जाती हैं तब हम रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स इन फीमेल्स। जैसे कि आपको देख रखा है रिप्रोडक्टिव फेज, मैच्योर गैमेट्स रिलीज होते हैं गोनेट से। मेल गोनेट टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म निकलता है। फीमेल गोनेट ओवरी, ओवरी से ओवम निकलता है। मेंस्ट्रुएशन, माहवारी जिसे कहते हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो है साइकिल चलती है। इनफर्टाइल, फिर मेंस्ट्रुएशन चलता है कुछ दिन, और फिर फर्टाइल में जो है ओव्यूलेशन पीरियड आ जाता है। इस दौरान जो प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट होना शुरू होता है, धीरे धीरे देख सकते हैं कौन कौन से हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं इस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, लड़कियों में, द रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर एज अ कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेट 45 to 50 ईयर्स तक ये चीज़ चलती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन ऑफ टू ओवरीज प्रोड्यूसेस एन एग और ओवम एवरी 28-30 डेज में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। हर गर्ल्स में आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो ओवरी में से ओवम बनना शुरू होते हैं, मैच्योर्ड एग बनना शुरू होते हैं, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में द बॉल ऑफ द यूट्रस जो होती है वो थिक हो जाती है, एंड क्यूशली द रिसीव एग्स, इसमें से एग रिसीव होती है फैलोपियन ट्यूब्स में। ओवरी में से मैच्योर्ड एग बाहर निकल के आ जाता है। दिस थिकेंड लाइनिंग एंड कॉल्ड एंडोमेट्रियम, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और हर गर्ल्स में जो है जो एंडोमेट्रियम का साइज होता है वो अलग अलग होता है। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज, अगर एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, इट रिजल्ट द प्रेगनेंसी, तो हम उसे कह सकते हैं कि गर्ल्स में जो प्रेगनेंसी है। एंड फर्टिलाइज एग बिकेम टू द डेवलप, और धीरे धीरे वो डेवलप होता है जाइगोट में, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, एंड द कन्वर्ट आफ्टर द बेबी। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है स्पर्म ओवम के साथ, द रिलीज एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एलोंग विद ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, दिस कॉज ब्लीडिंग इन द वुमेन विच लास्ट फॉर 4 to 6 days एंड इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन। उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 days। बहुत सारे कमेंट्स और जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, देखिए तो मैं हमेशा हर स्टूडेंट से, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, और हर टीचर से मैं यही कहता हूँ, समझाता भी हूँ कि और उनको यही करना चाहिए, जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो
क्लियरली डाउट्स को बताना चाहिए, स्टूडेंट से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बॉडीज़ में हमारी चेंजेस है ना, वो उन्हें हर चीज़ को पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई उसे बहका दे, फुसला दे या फिर कुछ और गलत चीज़ बता दे तो वो चीज़ उसके माइंड में लाइफ में रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें सारी चीज़ बताता नहीं कोई भी। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है फीमेल्स में कि जब स्पर्म रिलीज़ होता है तो जो है अगर एग फ्यूज़ नहीं होता है तो उस स्पर्म का क्या होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो सारे स्पर्म और एग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर आ जाते हैं। तो याद रखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 to 6 डेज़ में होती है, ठीक है। हर 28-30 डेज बाद ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है और हर मंथ ये चीज़ साइकिल चलती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्च एंड मेनोपॉज को पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो बिगिंस एट अ प्यूबर्टी नोन एज मेनार्च। सबसे पहले जो माहवारी होती है गर्ल्स में, जब सबसे पहले जो पीरियड आता है उस पीरियड को मेनार्च कहते हैं। पीरियड में भी इरेगुलर इनिशियली बट बिकम्स रेगुलर आफ्टर सम टाइम। कभी कभी इरेगुलर हो जाते हैं पीरियड, लेकिन आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करेंगे और जो ट्रीटमेंट ढंग से लेंगे तो वो ठीक भी हो जाते हैं। एट अराउंड 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। 45 से लेके 50 एज पे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल्स में। इज़ नो लॉन्गर रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं रहते हैं। द स्टॉप एज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नोन एज मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है उस पीरियड को हम मेनोपॉज कहते हैं, जो लास्ट साइकिल होती है पीरियड। लेकिन अब ये एज कम हो गई है क्योंकि हमारा खान पान ख़राब है और हमारा जो हेल्दी बॉडी जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो अब ये जो है और कम एज पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे गर्ल्स में, बहुत सारे फीमेल्स में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी भी स्टॉप हो जाती है। द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ एग, इट रिलीज द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल्स एंड इट इज ब्रेक डाउन इन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन टू डिवाइड एंड देम गेट्स एम्बेडेड इनटू द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। हम पढ़ेंगे डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ बेबी के हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो डॉक्टर्स को पता होती है, लेकिन अब ये चीज़ गलत है। कोई भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा नहीं बताता है कि जो है लड़का है या लड़की है, लेकिन जो है डॉक्टर्स को हर चीज़ पता रहती है। लेकिन हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, देखिए ह्यूमंस की जो बॉडी होती है छोटे छोटे सेल से बनी हुई होती है। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनती है बॉडी। तो हर सेल के अंदर एक डीएनए होता है, जैसे ह्यूमन के अंदर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। वही डीएनए जो है हमारे बेबी में जाता है। तो क्रोमोसोम्स का साइज आप देख सकते हैं इमेज में, शॉर्ट आर्म ऊपर होते हैं, नीचे लॉन्ग आर्म होते हैं। ये सारे नाम देख सकते हैं आप, ठीक है। फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं 23 और मेल में भी क्रोमोसोम्स होते हैं 23। दोनों मिल के 46 होते हैं और वो जो बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए 3 जनरेशन तक जो है बेबी के जो है क्या कहते हैं लक्षण जो है आपको नज़र आएंगे, चाहे वो मदर की तरफ से हो चाहे फादर की तरफ से हो। फादर का उनके पिताजी का और उनके पिताजी का, जब मदर का मदर के फादर मदर का या उनके फादर मदर का। तो 3 जनरेशन के जो है जो उसके जो लक्षण जो होते हैं आपको बेबी में नज़र आएंगे। इसमें फीमेल्स में और मेल में हम सेक्स हार्मोन्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। फीमेल्स में एक्स होता है और मेल में होता है XY। अगर किसी भी फीमेल के बॉय पैदा हो या लड़का बर्थ के करे तो उसमें फीमेल का कोई भी हाथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें तो XX होता है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, क्योंकि उनका क्रोमोसोम्स जो है सेम है। प्रॉब्लम्स होती है मेल में, उनके X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन सा जाके मिलता है, कौन सा जाके फ्यूज़ होता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं फीमेल में XX और मेल में XY। ओवम हैप्लॉइड होते हैं, स्पर्म भी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं जाइगोट डिप्लॉइड मिलते हैं। क्वेश्चन आता है जाइगोट को अदर नेम क्या है, डिप्लॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। स्पर्म का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एग्रोसोम, हेड, मिडल पीस, टेल। टेल की वजह से स्पर्म स्विंग करता है और जैसे ही ओवम से टकराता है अपनी टेल जो छोड़ देता है, उसका जो हेड होता है वो ओवम में चला जाता है और धीरे धीरे फिर फ्यूज़ होना शुरू करता है। न्यूक्लियस हो गया ओवम में, न्यूक्लियस से मिलता है जाके साइटोप्लाज्म, कोरोना रेडिएटा, जॉन पेड्यूल, ये सारी जो है क्या है स्ट्रक्चर है। लेकिन आपके में शायद स्ट्रक्चर आता नहीं है, वो 11th-12th में आता है, तो इतना आज डीपली मत पढ़िए। बस आप इतना याद रखिए कि हैप्लॉइड उन्हें बोलते हैं और फिर डिप्लॉइड हो जाता है। व्हेन एन ओवम स्पर्म फ्यूज द जाइगोट गेट्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है बच्चे के बाल कैसे हैं, बच्चे के हाथ कैसे हैं, बच्चे का फेस कैसा है, बच्चे की हाइट कैसी है, बच्चे के जो है बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ऐसे 23 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के बनते हैं, जो कि मेल और फीमेल मदर फादर के दोनों क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो बहुत सारे लक्षण मदर के आते हैं, बहुत सारे लक्षण फादर के आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे का चेहरा माँ पे चला जाता है, बाल जो है पापा पे चले जाते हैं, हाइट किसी पे जाती है मदर पे, या फिर कभी कभी ननिहाल में बच्चा चला जाता है, या फिर अपने
फादर के परिवार में चला जाता है, तो 3 जनरेशन तक दोनों बच्चों का जो डिटर्मिनेशन है वो देखने को मिलता है। तो वो 23 क्रोमोसोम्स जो है जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होते चले जाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा बीमारी के साथ पैदा होता है तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, या तो कोई प्रॉब्लम उनके पेरेंटल में होगी या तो मदर में हो सकती है, या फिर कोई बीमारी फादर में हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, हो सकता है आपके पापा या फिर आपके दादा या फिर परदादा या फिर नाना नानी या फिर उनके कोई भी जो रिलेटिव होंगे जनरेशन में वो पढ़े लिखे ना हो, मंदबुद्धि हो, तो उनके भी क्रोमोसोम बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बच्चे को डांटना नहीं चाहिए कि पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, मंदबुद्धि है, बिल्कुल दिमाग चलता नहीं है, तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं होती है। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना चाहिए। वंस क्रोमोसोम इन ईच पेयर कम्स फ्रॉम द मदर एंड अदर फ्रॉम द फादर। इफ़ अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स, इस चीज़ को याद रखिए, अगर स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है, जाइगोट हैव 2XX बन जाएंगे, जो कि chromosome end would be developed into a female. If a sperm containing a Y chromosome fertilize the eggs, the zygote would have X and Y chromosome. तो X और Y क्रोमोसोम बनेंगे। The sex chromosomes of the father determine the sex of a human unborn baby. सेक्स का क्रोमोसोम जो होता है फादर का, वही डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, स्पर्म अगर बाई आता है और एक्स से फ्यूज़ होता है, एक्स तो यो बॉय होगा, और एक्स और एक्स दोनों फ्यूज़ होते हैं तो गर्ल्स होगा। तो पेरेंट जो फादर पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा क्रोमोसोम, क्योंकि गर्ल्स के तो एक्स क्रोमोसोम्स हैं दोनों, तो वो डिपेंड करता है कि उसका जो वाई क्रोमोसोम्स आया है फादर का या फिर एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ हुआ है, कौन सा फ्यूज़ हुआ है, किससे जाइगोट बना है और किसके थ्रू वो बेबी बर्थ कर रहा है। और रही बात बच्चे की कैपेबिलिटी पे, उसकी हाइट पे, उसकी जो भी लक्षण होंगे वो उनके पेरेंटल, उनके जेनेटिकल असर करता है। किसी किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, किसी बच्चा बहुत भोला होता है, कोई बच्चा जो है शांत स्वभाव का होता है, तो वो उनके पेरेंट जेनेटिकल उसके क्रोमोसोम पे जाता है। आगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्लैंड के बारे में बता चुका हूँ, बहुत सारी ग्लैंड्स मिलके जो है एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं। There are number of slower processes that go in the body such as growth, such as processes and control by the endocrine system. बहुत सारी बॉडी हमारी जो कंट्रोल हो रही है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रही है। एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल दीज प्रोसेसेस थ्रू द केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स। इन ग्लैंड से जो बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड जिसे हम तीसरी आंख बोलते हैं, जो स्लीप करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसके द्वारा हम जो है अपनी बॉडी को चला पाते हैं। थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, थाइमस हो गया, एडिनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस, ओवरीज हो गई, ये सारे ग्लैंड जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं चलाने में। हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ग्लैंड रिलीज तो करती है लेकिन टारगेट साइड पे आके वो रिलीज होते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल दीज प्रोसेसेस थ्रू द केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय नंबर ऑफ ग्लैंड्स मेक ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अ ग्लैंड इज द मास ऑफ सेल्स इन द बॉडी दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा बनता है, हमारा थूक बनता है जिससे, दैट सीक्रेट्स अ सलाइवा। द सलाइवा फ्लोज इनटू अ माउथ फ्रॉम द स्मॉल ट्यूब्स जिसे डक्ट कहते हैं, मैंने भी बताया था। स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इससे पसीना आता है बॉडी में, एंड ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। और ज़्यादा ही ग्लैंड्स अगर हार्मोन्स रिलीज़ करें तो हमें पिंपल्स, कील मुहासे भी देखने को मिलते हैं इस एज में। तो ग्लैंड्स आर रिलीज देयर सीक्रेट थ्रू डक्ट्स। ग्लैंड्स जो होते हैं छोटी छोटी ट्यूब होती हैं, डक्ट्स जिसे कहते हैं, उसमें से रिलीज होते हैं। ग्लैंड्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम डू नॉट हैव डक्ट्स एंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। मैंने बताया था ग्लैंड जो होते हैं दो तरह के, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं, उससे डायरेक्टली जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो ब्लड में जो घुल के तब रिलीज होते हैं, वो डक्टलेस होते हैं, उसमें ब्लड की ज़रूरत नहीं होती ग्लैंड्स में। अब जिसमें हम पढ़ेंगे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे ब्रेन में होती है, जो कि मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड होती है, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बिलो होती है हाइपोथैलेमस के एंड अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन से अटैच होती है। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, वाटर बैलेंस को बना के रखती है, ग्रोथ एंड ऑल्सो रिलीज द अदर हार्मोन्स, और ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है। द हार्मोन्स इट प्रोड्यूसेस अफेक्ट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। दे कैन ऑल्सो कंट्रोल फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। द ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, जिसे GH बोलते हैं, स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, बॉडी से रिलीज होते हैं। फिर आती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH जिसे कहते हैं, स्टिमुलेट द थायरॉइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। जो थायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे फैट को जो मेटाबोलाइज करती है, अगर ज़्यादा है, बढ़ रही है, तब हम बहुत दुबले पतले हो जाएंगे। अगर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर रही है तो हमारा फैट जो है बढ़ता जाएगा, तो इसे जो कंट्रोल में रखना चाहिए। अदर हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, जैसे कि टेस्टिस और ओवरीज को भी रिलीज कराती है वो। टेस्टिस ओवरीज में से जो टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी में से ऑस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराती है।
द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प करती है, मास्टर ग्लैंड है वो सारे कंट्रोल करती है अदर ग्लैंड्स को। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे रखा है क्या क्या रिलीज कर रही है, देखिए थायराइड ग्लैंड में से TSH निकल रहा है, मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं फीमेल्स में उसमें से PRL, एड्रिनल ग्लैंड्स में से ACTH, ओवरीज में से LH FSH, टेस्टिस और बोन्स मसल्स और अदर टिश्यूज में से GH वगैरह देखने को आपको मिलता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हेल्प कराती है इन हार्मोन्स को रिलीज कराने में अलग अलग ग्लैंड के द्वारा। सम एंडोक्राइन ऑल्सो हैव नॉन एंडोक्राइन फंक्शन, कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो नॉन एंडोक्राइन फंक्शन वर्क करते हैं, जो दोनों एक्सोक्राइन की तरह ही वर्क करते हैं और एंडोक्राइन की तरह वर्क करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल द ओवरीज एंड टेस्टिस प्रोड्यूस हार्मोन्स बट दे आल्सो हैव नॉन एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स एंड स्पर्म रेस्पेक्टिवली। द ओवरी इन फीमेल्स प्रोड्यूसेस द फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ओएस्ट्रोजन, द टेस्टिस इन मेल्स प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स ऑर्गन्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। द हार्मोन्स कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रिलीज तो हो रहे हैं हार्मोन्स, लेकिन इसके साथ साथ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर। बात आती है थायराइड ग्लैंड की। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक, जो हमारे गर्दन में सामने होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ए मेटाबॉलिज्म, ये फैट को मेटाबॉलाइज करता है और साथ के साथ थायरॉक्सिन नाम के जो है थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ इन थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन में कमी होती है द थायराइड ग्लैंड स्वेल्स, वो सूजने लग जाती है एंड कॉज द डिजीज, और उससे गॉइटर की बीमारी भी हो सकती है जो आयोडीन की कमी से होता है। तो इसलिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में जो है बैलेंस डाइट करना चाहिए, आयोडीन भी जो है खाते पीते रहना चाहिए। अब बात आती है पेनक्रियाज ग्लैंड की। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड इन योर एब्डोमेन हैंड योर स्टमक, स्टमक के बाद एब्डोमेन में जो है लोकेट होता है। इट्स एंडोक्राइन फंक्शन इन्वॉल्व कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। देखिए शुगर सब में होती है, हर इंसान के अंदर होती है, हाँ किसी की बढ़ जाती है किसी की कम होती है, उस लेवल को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये जो होता है इंसुलिन नाम का एक जो हार्मोन रिलीज करता है विच रेगुलेट द अमाउंट्स ऑफ शुगर लेवल को बनाने में वो हेल्प करता है। द पेनक्रियाज हैज अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन होता है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सीक्रेट द पेनक्रिएटिक जूस को भी ये निकालता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। डायबिटीज इज अ डिजीज कॉज्ड व्हेन द पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन्स इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर ये ढंग से इंसुलिन नहीं बनाता है ये ग्लैंड पेनक्रियाज, तो हमें डायबिटीज़ होने की संभावना है। फिर बात आती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। हमें गुस्सा आना, हमें जो है हंसना, रोना, इमोशन होना, ये सारी चीज़ें एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी कंट्रोल में आती हैं, करती हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स कैन बी फाउंड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, ईच किडनी के ऊपर जो है ये फाउंड होती है, मिलती है, लोकेट है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग फंक्शन सच एज ब्लड प्रेशर को ये जो कंट्रोल करती है, हार्ट रेट को कंट्रोल करती है और स्ट्रेस रेस्पॉन्स करती है। द सीक्रेट द हार्मोन्स एड्रिनलिन नाम का ये हार्मोन्स रिलीज करती है। पर्सन इज एंग्री और आफ्रेड, डरा हुआ, ठीक है। जब हम पेपर में होते हैं बहुत नर्वस होते हैं, या चीटिंग कर रहे होते हैं नर्वस होते हैं, या फिर हमारी झूठ पकड़ा जाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको ये एड्रिनल ग्लैंड्स कंट्रोल करती है। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज एंग्री, एम्ब्रेस्ड और वरीड। एड्रिनल causes increase in the heartbeat and blood pressure and releases the glucose and other substances that provide instant energy। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इट जस्ट प्रिपेयर्ड बॉडी फॉर द फाइट और फ्लाइट, ये हमें कह सकते हैं फाइट करने में, फ्लाइट करने में मदद करती है। रिएक्शन डेट इज प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट और टू रन अवे। कभी कभी एक ऐसी जो हमें फीलिंग आती है या तो लड़ो या फिर जहाँ से भाग जाओ, तो ये भी एड्रिनल ग्लैंड जो है हमें जो है हार्मोन्स की वजह से सीक्रेट होती है। ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं वो सारी एड्रिनल ग्लैंड्स में काम में आती हैं, ये वर्क कराती है। फिर बात आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ऑल्सो लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ योर योर नेक, जो हमारे नेक के फ्रंट में होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द कंट्रोल ऑफ कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती है हमारे बोन्स और ब्लड में। फिर आती है हाइपोथैलेमस। वाइल सम पीपल डोंट कंसिडर इट इज़ अ ग्लैंड, इसे ग्लैंड में कंसिडर नहीं करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस मल्टीपल हार्मोन्स, लेकिन इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं डेट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द मैनी फंक्शंस, जैसे कि हमारी स्लीप साइकिल है, बॉडी टेम्परेचर है, एपिटाइट। इट कैन बी रेगुलेट द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर आती है बात पीनियल ग्लैंड की। इज फाउंड इन द मिडल ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन के मिडल में फाइंड होती है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर स्लीप बैग, ये हमारे जो सोने की साइकिल होती है उसको जो है कंट्रोल करती है, उसे हमारी हेल्प करती है। लोकेटेड इन द अपर टॉर्स, थाइमस क्या होता है जो कि लोकेटेड अपर टॉर्स
द थाइमस इज एक्टिव अंटिल प्यूबर्टी एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइप वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड टी सेल, जिन्हें टी सेल कहते हैं, उनको जो है क्या करती है, डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। कुछ हार्मोन्स हैं, उनमें से कौन कौन से ग्लैंड सीक्रेट हो रहे हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, ये एक टेबल में भी आपको दे रखा है। जैसे एड्रिनली ग्लैंड एड्रिनल से, एल्डोस्टेरोन एड्रिनल से, कॉर्टिसोल एड्रिनल से, ठीक है। ये सारे एक तरफ आपको हार्मोन दे रखे हैं, ये उनकी ग्लैंड दे रखी हैं, और ये सारी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये फंक्शन दे रखे हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज टू स्ट्रेस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो है टेबल बना रखी है मैंने, हर हार्मोन से कौन सी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है और क्या क्या उनके फंक्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपके काम आएंगे। क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है, कौन सी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और बाकी के जे गए, ठीक है, मेलाटोनिन, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सारे फंक्शन हैं, ये सारे सीक्रेट ग्लैंड से, और ये सारे हार्मोन्स हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये सारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इमेजेस में आपको दिख रहा है कहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड है, सारी मैं बता भी चुका हूँ, और किसका क्या क्या वर्क है, ये आप जो देख लीजिए इमेज में आराम से। अब बात आती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड फ्रॉग कंटेन्स वेरियस स्टेज, बहुत सारी स्टेज होती हैं बटरफ्लाई की लाइफ में और एक फ्रॉग की लाइफ में। जैसे फ्रॉग की लाइफ में आप पहले एक जो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पॉनिंग के थ्रू होता है। स्पॉनिंग से एग जो रिलीज़ होते हैं, एग बनते हैं, एग से टैडपोल निकलता है, टैडपोल पहले टेल आती है, टेल से फिर 2 हाथ आते हैं, ठीक है, 2 लेग निकलते हैं, फिर 4 लेग, फिर टेल धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। जब टैडपोल छोटा होता है तो गिल से सांस लेता है पानी में, जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है उसकी लंग्स डेवलप हो जाती हैं। अगर फ्रॉग पानी में है तो मॉइस्ट स्किन सांस लेगा, और अगर धरती पे है तो वो लंग से सांस लेगा। तो बहुत सारे क्या होते हैं, साइकिल होते हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट के, तो उसके बारे में उसी को हम जो मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कैटरपिलर हैज़ पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस, धीरे धीरे वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरती है, फिर एडल्ट मॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे सिमिलरली टैडपोल धीरे धीरे बहुत सारी साइकिल से होकर गुजरता है और फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक तरफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देख सकते हैं आप, कैसे बटरफ्लाई जो है एक लीव्स पे एग देती है, धीरे धीरे उसमें से क्या है लार्वा निकलता है, वो उसी पत्ती को खा खा के वो बड़ा हो जाता है, फिर कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है तो कोकून बोलते हैं, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई में वो निकल आता है। ऐसे 3 to 4 वीक लगते हैं एक एडल्ट बटरफ्लाई होने में। ये लाइफ साइकिल ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग दे रखी है। एग से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से टैडपोल, फिर धीरे धीरे ग्रो हुआ यंग फ्रॉग, फिर एडल्ट फ्रॉग में वो जो है बदल जाता है। मेटामॉर्फोसिस, ये सारे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहेंगे द कंप्लीट चेंज ऑफ form of an animal as it develop from young and into an adult is called metamorphosis. Metamorphosis in insect is called controlled by insect hormones के द्वारा कंट्रोल किया जाता है metamorphosis. In a frog metamorphosis controlled by a thyroxine, the hormone produced by a thyroid. याद रखिएगा मेटामॉर्फोसिस जो कंट्रोल होता है फ्रॉग में वो थायरॉक्सिन के द्वारा होता है, थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। इफ द वाटर इज which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adults. तो याद रखिए अगर उस वाटर में यहाँ पे एग रिलीज़ हुए हैं उसमें आयोडीन जो है सही मात्रा में होना चाहिए, वरना वो टैडपोल कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। जो एक टाइम पीरियड होता है एडोलसेंस का, ठीक है, जो 11 से 28 साल की एज होती है, उसमें बच्चे खान पीन अच्छा होना चाहिए, अच्छी जो चीज़ें वो सीखे, अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले ताकि वो लाइफ में काम आए। अगर इस टाइम बच्चा घुट रहा है, कोई भी प्रॉब्लम से आ रही है, तो लाइफ में कभी भी वो ग्रो नहीं कर पाएगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। टू कीप द बॉडी हेल्दी, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बींग्स एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट, उसको बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सन हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी हमें करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो पीरियड होता है लाइफ का, उस टाइम हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज बॉडी ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इस टाइम पे बच्चे को ठीक से लालन पोषण, अच्छी तरह से खान पीन या फिर अच्छी नॉलेज या फिर ठीक से जो डेवलपमेंट ना हो तो पूरी लाइफ जो उसकी खराबी रहती है। बहुत सारी अगर बीमारी उसे उस टाइम बन गई तो बीमारी शायद ही जाती है। एडोलेसेंस एक स्टेज होती है जो कि रैपिड ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है। इस टाइम बच्चे जितना ज़्यादा सीख सके, जितना ज़्यादा नई नई चीज़ों को उन्हें हम सिखा सकें, उसे सिखाना चाहिए। एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड।
बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मीन्स इंक्लूड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा बैलेंस डाइट जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिनरल विटामिन सारी चीज़ें होती हैं, एक ऐसा खाना उसे देना चाहिए। अननेसेसरी फालतू की चीज़ नहीं खिलानी चाहिए बच्चों को ताकि कोई भी ऑर्गन प्रॉब्लम करें, और कोशिश करनी चाहिए बच्चों को कम से कम मेडिसिन दवाई गोली खिलाने की ताकि बॉडी अच्छी तरह से क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। अवर इंडियन मील और ऑफ रोटी राइस दाल पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस मील। न्यूट्रिशन क्या क्या, मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इट सेल्फ। फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क, खास करके बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए छोटे हों तो। ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, और जो भी उसे केयर चाहिए वो भी उसे देनी चाहिए। आयरन ब्यूल्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में, आयरन रिच फूड देने चाहिए। वेजिटेबल्स है, जैगरी है, ठीक है, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके के फूड जो बच्चों को खिलाने चाहिए। एक बैलेंस डाइट देना चाहिए बच्चों को। द डाइट शुड कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ देनी चाहिए जो कि हमें डिजीज़ से हमारे बच्चों को बचा के रखे और हमको भी बचा के रखे। पर्सनल हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें हमें खुद भी सेफ रखनी चाहिए। ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटीज़ ऑफ स्वेट, सीबीसीएस ग्लैंड में से स्वेट निकलता है, तो प्रॉपर पर्सनल हाइजीन हमें रखना चाहिए, हमें अपने को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। टेकिंग बात करना चाहिए, नहाना चाहिए अच्छी तरह से, बॉडी को साफ़ करना चाहिए एटलीस्ट वंस एवरी डे, क्लीन करनी चाहिए हर बॉडी पार्ट्स को। अदरवाइज बॉडी ऑर्डर बैक्टीरिया हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इससे हम बीमार हो सकते हैं। गर्ल्स को शुड भी स्पेशली केयरफुली रहना चाहिए, हाइजीन करना चाहिए, खासकर कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कीप बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट मेंस्ट्रुएशन। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होमोपैड पैड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। चेंज पैड्स एवरी 4 to 5 आवर्स में जो है पैड वगैरह जो है चेंज करते रहने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सेल्फ हाइजीन करनी चाहिए। वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, एरोबिक्स आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग एंड प्लेइंग करना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, बॉडी को फिट रखना चाहिए। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। डिसकंटिन्यूट एक्सरसाइज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़, क्योंकि आप जो है जब एक्सरसाइज करेंगे तो स्टडीज़ पे ही फोकस होगा, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप जो स्टडी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा किस चीज़ से बचना चाहिए इस एडोलसेंस के टाइम में? एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। इस टाइम हम ग्रो पार्ट को अगर ख़राब कर लेंगे, ऑर्गन को हम ख़राब कर लेंगे ग्रोइंग के टाइम पे, तो इनसिक्योरिटी और कन्फ्यूजन रहता है। सिंस एडोलसेंस इज द स्टेज इनसिक्योरिटी एंड कन्फ्यूजन, इट इज़ ईजी फॉर द एडोलसेंस। हर बच्चे को ये बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने से क्या नुकसान हो सकता है। माइंड टू बी लीड एस्ट्रे बाय रॉन्ग कंपनी, गलत व्यवहार में ना पड़ें, और एडवाइस देना चाहिए बच्चों को, बच्चों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए बहुत सारी बातें। एंड फॉल प्रे टू ड्रग से, स्मोकिंग से, बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, एल्कोहल से, इन सबसे दूर रखना चाहिए बच्चों को। और ये देखना चाहिए कि बच्चा किसी भी गलत संगत में किसी ऐसे बच्चे के साथ तो नहीं है जो कि इन ड्रग्स वगैरह को लेता हो। इफ़ एनीवन सजेस्ट डेट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक इन सम ड्रग्स जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। देखिए, कोई भी यार दोस्त आपसे अगर कह रहा है कि यार ये सिगरेट पी ले या फिर ये कर ले वो कर ले, तो दोस्ती का समय ये है वो है, तो इसको इग्नोर करना चाहिए। जब आपका दोस्त में साफ और सीधी बात है, जब आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि तेरे को आप फ्रेंडशिप की जो है आपको जो प्रॉमिस कर रहा है, कसम दे रहा है कि इसे पी ले कुछ नहीं होता, भाई जब मैं तेरी कसम खाने से पी सकता हूँ तो तू मेरी कसम खाने से उसे रोक भी तो सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत दूर रखना चाहिए अपनी बॉडी को, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी ख़राब हो गई तो जो है आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। ड्रग्स आर वेरी एडिक्टिव एंड वंस टेकिन, अगर एक बार आपने ले लिया तो वो जो आपकी ब्लड में जो घुल जाएगा, फिर आपको उस चीज़ की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देयर इज़ अ टेंडेंसी टू टेक देम अगेन एंड अगेन, दे हार्म बॉडी इन द लॉन्ग रन और ruining द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपकी खुशियाँ और आपकी हेल्थ को जो है वो जो है ड्रग्स जो है छीन लेगा। व्हेन कन्फ्यूज कन्फाइड इन पेरेंट्स, जब आप कन्फ्यूज़ हो, कन्फाइड हो, आप कोई भी डिप्रेशन में हो, तो पेरेंट्स को से बात करें, टीचर से बात करें, और पेरेंट्स और टीचर्स को भी अच्छे से बैठ के उन्हें समझाना चाहिए, ना कि डरा धमका के रखना चाहिए, वरना बच्चा आपकी डर के मारे वो बात शेयर ही नहीं करेगा कभी भी। एंड सीक देयर गाइडेंस एज दे आर you will wish wisher had passed through the same stage. Books and good internet sites suggested by a counselor can also be referred. Seeking advice from only friends is not advisable. सिर्फ दोस्तों से ही सलाह लेना ये गलत है। 4 लोगों से सलाह लो, क्या गलत है क्या सही है, तब जाके उस नतीजे पे पहुँचो। इज़ नॉट एडवाइजेबल एज देमसेल्फ एज एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट टाइम। किसी एक इंसान से आपने सलाह ले ली, हो सकता है वो आपको बुरा चाहता हो, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि हाँ ये चीज़ ठीक है,
आपके माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि ये तो मेरा दोस्त है या फिर मेरा भाई है, बहन है, या XYZ कोई भी रिलेशन में हो, किसने ये बात कही है तो सही होगी, और हम उस काम को कर बैठते हैं। फिर बाद में हम उसको जो है गिल्ट फील करते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, हमारा जो है इस वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। तो पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, बॉयज़ में, गर्ल्स में, जब वो एडोलसेंस के टाइम पे हों तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझाते रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, किस चीज़ को शेयर करने की उसमें आदत डालें। अगर बच्चा आपसे शेयर नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, या फिर आप उसे डरा धमका के रखेंगे, तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं गलत कंपनी में चला जाएगा और कुछ ना कुछ गलत स्टेप वो ले सकता है। HIV ट्रांसमिटेड, HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जो है बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनक्योरेबल डिसीज़ होती है। एड्स जो है कि इनक्योरेबल डिसीज़ है, जो कि किसी यूज़ इंजेक्शन से, सिरिंज से हो सकता है। तो कभी भी आप सिरिंज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो न्यू नीडल ही जो है, न्यू सिरिंज ही इस्तेमाल करें। कभी डॉक्टर को देख लें कहीं रखी हुई सिरिंज से ही आपको इंजेक्शन ना लगा दे गलती से। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे कहते हैं, जो HIV वायरस की वजह से होता है, इनक्योरेबल डिसीज़ है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन कैन पास अ नॉर्मल पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ जाता है। अगर किसी पर्सन को बीमारी है तो उससे दूर रहना चाहिए, और इन्फेक्टेड सिरिंज को जो है यूज़ ना करें। इट कॉन ऑल्सो, बहुत से लोग जो है इंजेक्शन से जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसके थ्रू भी ये वायरस हमारे बॉडी में आता है। इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, और कभी कभी मदर से भी मिल्क के थ्रू जो है बच्चे में वो चीज़ आ जाती है। द वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। आता है एडोलसेंस प्रेगनेंसी, टीनेज में प्रेगनेंसी के भी चांस कभी कभी हो जाते हैं। द लीगल एज ऑफ मैरिज, वैसे तो कहा जाता है लीगल एज जो है मैरिज की जो है 18 ईयर है गर्ल्स में और बॉयज़ में 21 ईयर, लेकिन पहले जो है बाल विवाह हुआ करते थे, जिससे जो है बच्चों की जल्दी शादी हो जाती थी, जल्दी प्रेगनेंस हो जाते थे, जिसमें जो है मिसकैरेज के और जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो गर्ल्स की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब वो कानून बन गया है तो धीरे धीरे उसमें भी जो है चीज़ें सुधरने लग गई हैं। दिस इज़ बिकॉज गर्ल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली, और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती थी, और जल्दी उम्र में ही माँ बन जाया करती थी। एवरी मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती थी। यहाँ उनकी रियल एज होती है बच्चों की शादी करने की 24-25 साल की, जब तक 2-2 बच्चे हो जाते थे, तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी उन्हें देखने को मिलती थी। मदरहुड एट सच एन अर्ली एज ऑल्सो वाइंड द यंग वुमेन टू होम एंड स्टॉप्स हर फ्रॉम हैविंग अ कैरियर। कुछ मिथ हैं, ठीक है, जो कि फैले हुए हैं, जैसे कहते हैं अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म के दौरान अगर लड़की लड़कों को देखती है तो वो गर्भवती हो जाएगी, ऐसा कोई भी जो है वो नहीं है, ठीक है, ये मिथ है, झूठ फैले। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मदर रेस्पॉन्सिबल होती है, जो बच्चा होता है, लड़की हुई है लड़का हुआ है, वो भी मिथ है, ये भी झूठ है। द गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हाँ, ये भी एक झूठ फैला हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, माहवारी के दौरान जो है किचन में जो है लेडीज़ को काम नहीं करना चाहिए, ये पहले से फैला हुआ है। ऐसा होता है, देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये कहा जाता है कि गर्ल्स को जो है खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो घर में पिकल्स, अचार वगैरह रखा होता है या खटाई वगैरह खा लेती हैं, जिससे उनको बॉडी हेल्थ इशू हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन चीज़ों से दूर रहना होता है। तो पेरेंट्स ने जो दूर रखने के लिए ये बोल दिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप किचन में नहीं जाएंगे, तो ये भी कुछ झूठ फैले हुए हैं, मिथ है, तो इन चीज़ों को आप याद रखें। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।